दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, रामपुर में मॉडलिंग एंड डांसिंग ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र मनीष जैन रहे तथा को ऑर्गेनाइज़र वर्षा चौहान रहीं। ये आयोजन हनी एकेडमी में हुआ, हनी डांस एकेडमी में जो है वहाँ पर हुआ। और इसको जजेस ने, ये जो सब जजेस बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रतिभाओं को तराशा, उनको देखा। रामपुर प्रतिभाओं का शहर है। इन्हीं प्रतिभाओं को ब्रेक देने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस प्रकार के दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं जॉनी लीवर, कॉमेडी किंग। कुछ साल पहले इंडियन फिल्में इनके बिना अधूरी रहती थीं, यानी जब भी कोई हिंदी फिल्म बनकर तैयार होती थी तो उसमें जॉनी लीवर आपको ज़रूर दिखाई देते थे। जॉनी लीवर आजकल कहाँ गायब हो गए, कहाँ छुप गए, कहाँ खो गए, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि इतना कामयाब एक्टर कि जिसके बगैर हिंदी फिल्म नहीं बनती थी, जो कभी कभी हीरो से ज़्यादा मार्क्स लेके जाता था, कभी कभी हीरो से ज़्यादा तालियां उसके हिस्से में आती थी, कभी कभी हीरो से ज़्यादा लोगों की चाहत उससे हिस्से में आती थी, तो वो आखिर इस वक्त कहाँ है। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जॉनी लीवर का कहाँ से उत्थान हुआ था और कहाँ जाके उसका पतन हुआ, और पतन होने के क्या कारण रहे, और जो वो शिखर पे पहुँचे उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी। गलियों में पेन बेच कर उन्होंने गुजारा किया था। 90s के बॉलीवुड में एक हास्य अभिनेता राज किया करता था, जिनको दुनिया जॉनी लीवर के नाम से पुकारती थी। उस दौर में अगर 100 फिल्में बनती तो 80 फिल्मों में कॉमेडियन का रोल जॉनी लीवर के लिए पहले से रख दिया जाता। उनकी कॉमेडी इतनी कमाल की होती कि सिनेमा देखने आए दर्शक फिल्म के हीरो को भूल जाते और याद रह जाते जॉनी। मगर दोस्तों, कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए थे? क्या आपको पता है उनके घर पर आई कैंसर की बीमारी ने कैसे उनका करियर तबाह कर दिया था? क्या आपको पता है कि फिल्मों में वापसी करने की कोशिश कर रहे इस महान कॉमेडियन को कैसे साजिश के तहत गायब कर दिया गया? चलिए, आज हम आपको जॉन प्रकाश राव जानूमाला के जॉनी लीवर बनने से लेकर उनके करियर बर्बाद होने की पूरी दास्तां सुनाते हैं। जॉनी की स्टोरी आपको हैरान कर देगी। जॉनी लीवर वैसे तो आंध्र प्रदेश के ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मगर इनके माता पिता मुंबई के धारावी में रहा करते थे। उनकी मां जब गर्भवती थी तब वो आंध्र के ओंगोल जिले में अपने घर चली गई थी। यहीं जॉनी पैदा हुए और सिर्फ 1 महीने में परिवार उनको लेकर वापस धारावी चला आया था। इनके दादा चर्च के पुजारी हुआ करते। उन्होंने इनके पैदा होने से पहले ही आदेश दे दिया था कि लड़का हुआ तो नाम जॉन रखा जाएगा। बस दादा के आदेश पर उनका नाम जॉन राव रख दिया गया। अब वो जॉनी लीवर कैसे बन गए, ये किस्सा बड़ा मजेदार है। जॉनी का बचपन बड़ा गरीबी में बीता। पिता हिंदुस्तान लीवर कंपनी में छोटी नौकरी करते, बहुत शराबी थे, तो जो भी कमाते शराब में उड़ा देते। हालत ये थी कि जॉनी की फीस भरने तक का पैसा उनके पास नहीं होता। इसी वजह से 7वीं क्लास में उनको स्कूल से निकाल दिया गया। वैसे स्कूल से ही उनको दूसरों की आवाजों की नकल करने का बड़ा शौक था। वहां भी अपने टीचरों की नकल किया करते। स्कूल से निकाल दिए गए और घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो कमाकर घर चलाने की सोचने लगे। उनकी उम्र रही होगी करीब 14 साल की। घर के पास में ही सिंधी कैंप था, जहां सिंधी लोग रहा करते। आते जाते एक सिंधी से जान पहचान हो गई। सिंधी जब भी उनको मिमिक्री करते देखता तो नाराज होता। वो बोलता, कुछ काम धंधा कर। एक बार जॉनी ने पूछा, क्या करूं? तो बोला, मैं सड़क किनारे पेन बेचता हूं, तू बेच लेगा? जॉनी ने हाँ कर दी तो पेन के कुछ पैकेट उनको भी पकड़ा दिए। दोनों पास पास ही पेन बेचा करते। दिन की 20-25 रुपए की बचत होने लगी। मगर फिर एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई। जॉनी पेन बेचकर घर लौट रहे थे। रास्ते में शर्मुखानंद हॉल पड़ा, जहां कार्यक्रम चल रहा था। वो अंदर गए तो महान कॉमेडियन दिनेश हिंगू मिमिक्री कर रहे थे। कभी ओम प्रकाश तो कभी अशोक कुमार की आवाज निकालकर खूब तालियां बटोर रहे थे। बस यहीं से जॉनी को आइडिया आ गया। वो अब पेन बेचते, मगर अपनी आवाज में नहीं, कभी दादा मुनि तो कभी ओम प्रकाश की आवाज में।
अचानक उनके टैलेंट से पेन की बिक्री कई गुना बढ़ने लगी। लोग उनकी मिमिक्री सुनने आया करते और पेन खरीद लेते। 20-25 रुपए की कमाई कुछ ही समय में 200-250 रुपए पहुंच गई। कुछ साल उन्होंने यही काम किया। फिर 18 साल के हुए तो पिता ने उनको भी हिंदुस्तान लीवर में नौकरी दिलवा दी। मगर पिता बेटे की मिमिक्री से चिढ़ते थे। उन्होंने साफ कह दिया था, तू मुझे स्टेज पर मत देखना कभी। फिर भी जॉनी उनसे छिप छिपा कर कंपनी के प्रोग्रामों में जाते और अफसरों की आवाजें निकालकर खूब हंसाया करते। 1977 की बात है। एक बार उनका प्रोग्राम कंपनी का यूनियन लीडर भी देख रहा था। वो इतना खुश हो गया कि अचानक से स्टेज पर चढ़ा और जॉनी से माइक छीनकर बोला, इसका नाम आज से जॉनी राव नहीं, जॉनी लीवर पुकारा जाएगा। बस उसी दिन से जॉन राव जॉनी लीवर बन गए। अब ये फिल्मों में कैसे पहुंचे, ये दिलचस्प किस्सा भी आपको सुनाते हैं। कंपनी में नौकरी करने के साथ ही जॉनी छोटे मोटे मिमिक्री शोज भी किया करते थे। उनके साथ 2 म्यूजिशियन भी काम करते, मुशर्रफ खान और किशोर भाम। खुशकिस्मती से दोनों उन दिनों कल्याण जी आनंद जी के लिए भी काम किया करते थे। एक बार दोनों ने कहा, चल तुझे आज कल्याण जी आनंद जी से मिलवाते हैं। उन दिनों इस जोड़ी की तूती बोला करती थी। जॉनी की मुलाकात हुई और बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। कल्याण जी आनंद जी के देश विदेश में बड़े बड़े शोज हुआ करते। बड़े बड़े अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर के साथ जॉनी आने जाने लगे। इसी दौरान उनकी ऑडियो कैसेट भी निकल आई। फिर एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई जहां से वो बॉलीवुड में पहुंच गए। 1980 की बात है। एक दिन जॉनी कल्याण जी के ऑफिस में कैरम खेल रहे थे। अचानक साउथ का एक प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी से मिलने पहुंचा। बातों ही बातों में कल्याण जी ने उसकी फिल्म के बारे में पूछा तो वो बोला कि फिल्म पूरी हो गई, बस कॉमेडी के 2 सीन्स बाकी है। जगदीप के साथ कोई छोटा मोटा कॉमेडियन मिल जाए तो बात बन जाए। अचानक कल्याण जी ने जॉनी की तरफ इशारा करके बोला, ये है ना कॉमेडियन, इसे ले जाओ। बस अगले ही दिन प्रोड्यूसर जॉनी को चेन्नई ले गया और फिल्म पूरी करवाई। विनोद मेहरा, राज बब्बर की 1981 में आई वो फिल्म थी ये रिश्ता न टूटे। इसी फिल्म से पहली बार जॉनी ने बॉलीवुड में एंट्री ली। अगले ही साल उनको सुनील दत्त की दर्द का रिश्ता भी मिल गई। काम मिलना तो शुरू हो गया, मगर अब तक वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर 1986 में आई लव 86 फिल्म। गोविंदा के साथ पहली बार उत्तम के किरदार में जॉनी को थोड़ी पहचान मिली। यहीं से इनको दूसरी फिल्म मिल गई जलवा, जिसमें इनका मुत्थू का किरदार लोगों को भा गया। इसके बाद 1988 में आई हीरो हीरा लाल के कांस्टेबल और तेजाब में मुन्ना के दोस्त के रोल में जॉनी लीवर ने खूब तालियां बटोरी। 1989 में चालबाज फिल्म में इनको जॉनी बाबा तांत्रिक का किरदार मिला, जिसने लोगों को खूब हंसाया। फिर तो किशन कन्हैया का लोबो हो या नरसिम्हा का टेम्पो दादा, जॉनी आगे बढ़ते गए। मगर अभी वो किरदार तो आना बाकी था, जिसके लिए लोग आज भी उनको याद करते हैं। अब्बास मस्तान शाहरुख खान काजोल को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक नौकर का किरदार चाहिए था जिसको भूलने की बीमारी होती है। इस रोल के लिए उनको जॉनी पसंद आ गए। 1993 में फिल्म आई बाजीगर। उनको किरदार मिला बाबूलाल का। इस किरदार ने ऐसा जादू कर दिया कि शाहरुख खान के बाद अगर दर्शकों को कोई दूसरा एक्टर याद रहा तो वो जॉनी लीवर ही थे। बाजीगर के बाद जॉनी 90s के सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरने लगे। 1993 में 12 तो 1994 में 13। 90 का ऐसा कोई साल नहीं रहा जब जॉनी की 8-10 फिल्में न आती हों। खासकर गोविंदा और जॉनी लीवर की जोड़ी ही पूरे बॉलीवुड पर छाई हुई थी। दोनों दिन ही नहीं रात में भी काम किया करते। कई बार तो जॉनी का सोते सोते ही मेकअप हो जाया करता। 90s के दौर में जॉनी लीवर की फीस बड़े बड़े हीरो से भी ज्यादा हो गई। आलम यह था कि फिल्मों में जॉनी लीवर का छोटा सा रोल लीड हीरो पर भारी पड़ने लगा। 1997 में आई जुदाई फिल्म में तो एक से बढ़कर एक एक्टर थे, मगर पूरी फिल्म में हीरा लाल बने जॉनी लीवर का वो अब्बा डब्बा झब्बा वाला सीन सब पर भारी पड़ बैठा था। अपने हुनर के दम पर उनको गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत सब हासिल हो गई। वो कामयाबी के 7वें आसमान पर दौड़ रहे थे। मगर फिर साल 2000 में अचानक वो फिल्मी पर्दे से गायब होने लगे। जो अभिनेता हर दूसरी फिल्म में नजर आता था वो कभी कभार ही दिखने लगा। क्या आपको पता है इसकी वजह क्या थी?
चलिए हम आपको बताते हैं। जॉनी ने साल 1984 में सुजाता नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी जिमी और बेटा जैजी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2000 में अचानक किसी की बुरी नजर इनके परिवार को लग गई। इनके बेटे जैजी के गर्दन पर एक छोटी गांठ उभर आई। पहले तो किसी के समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो गांठ बढ़ने लगी। तब जॉनी को चिंता हुई तो वो बेटे को लेकर नानावटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ जांच हुई तो पता लगा वो कैंसर की गांठ थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गांठ निकालने की योजना बनाई, मगर जैसे ही सर्जरी का चीरा लगा वो गांठ नसों में दबी हुई थी। ऐसे में वापस उसे सिलना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया कि इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि गलत नस कट गई तो ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज या अंधा भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। सबने बोल दिया कि ये कुछ ही समय का मेहमान है। बस बेटे के इस गम ने जॉनी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और बेटे के गम में शराब सिगरेट के नशे में डूब गए। फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती, लेकिन वो सबको मना कर देते। बेटे को कभी इस चर्च तो कभी उस चर्च में लेकर जाते। 2 साल तक वो बेटे को ऐसी हालत में देखकर रोते रहे। फिर एक दिन चमत्कार हो गया। साल 2002 की बात है। जॉनी बेटे को लेकर एक चर्च में गए थे। वहां पादरी ने बेटे को देखा और बोला, इसे न्यूयॉर्क के अस्पताल में ले जाओ, गॉड इसको ठीक कर देगा। हर तरफ से हार चुके जॉनी सिर्फ गॉड के भरोसे ही बैठे थे। वो बेटे को न्यूयॉर्क के उसी अस्पताल में ले गए। वहां सच में चमत्कार हो गया। डॉक्टरों ने चेक किया और 10 ही दिन में ऑपरेशन कर बेटे की गांठ निकाल दी। इस चमत्कार ने जॉनी को इतना प्रभावित कर दिया कि वो बॉलीवुड एक्टिंग सब भूल गए और चर्च में धार्मिक कामों में लग गए। सालों तक वो एक्टिंग से दूर रहकर बाइबल के उपदेश देश विदेश में सुनाते रहे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा वापसी की कोशिश की, मगर इस बार उनको साजिश ले डूबी। हुआ ये कि जॉनी लीवर की वापसी की खबर सुनकर फिल्म मेकर्स दोबारा उनके पास आने लगे। उनको गोलमाल, ऑल द बेस्ट या गोलमाल 3 जैसी कई अच्छी फिल्में भी ऑफर हुई। फिर से जॉनी का नाम होने लगा तो बड़े हीरोज को वो खतरा दिखने लगे। वो जानते थे कि जॉनी फिर से लय में आ गए तो उनका पत्ता कटते देर न लगेगी। इसी वजह से बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर साजिश शुरू कर दी। जॉनी लीवर के सीन्स एडिट होने लगे। लीड हीरोज डायरेक्टरों पर दबाव बनाकर जॉनी के कॉमेडी डायलॉग्स अपने नाम करवाने लग गए। इस साजिश ने धीरे धीरे इस बेमिसाल हास्य अभिनेता का फिर से उभरता करियर बर्बाद कर दिया। कुछ ही सालों में जॉनी को काम मिलना ही मुश्किल हो गया। बॉलीवुड से गुमनाम हो चुके जॉनी इन दिनों फिर से वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वो स्टेज शो करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। वो परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। दोनों बच्चों को उन्होंने लंदन में पढ़ाया। जॉनी को अब कभी कभार ही फिल्म मिलती है। बदकिस्मती और साजिश इस बेहतरीन कलाकार को ले डूबी। और अब लेटेस्ट पॉलिटिक्स पर कुछ बातें, चर्चाएं सुनिए वो भी। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अलग ही भौकाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें हैं। इसलिए यूपी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी जिसने यूपी जीत लिया उसको देश में सत्ता मिल जाती है। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर ने उनकी पार्टी का क्या हाल किया था ये किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक सर्वे ने अखिलेश यादव के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, उस दौरान प्रचंड मोदी लहर में सपा की ऐसी हालत हुई कि पार्टी को 80 में से महज 5 सीटों पर ही जीत नसीब हो सकी। और 5 साल बाद जब अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी की कमान आई तो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद सपा 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। और अब यही अखिलेश यादव विपक्षी एकता वाले गठबंधन के दम पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी
80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया टीवी CNN सर्वे के नतीजों ने अखिलेश यादव के दावों की पोल खोल कर रख दी है। 26 दलों की विपक्षी एकता वाला गठबंधन बनने के बाद आए सर्वे के नतीजों में बताया गया है यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटों पर अकेले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जीत मिल सकती है, जबकि बची कुछ 7 सीटों पर सपा, कांग्रेस, आरएलडी के गठबंधन को जीत हासिल हो सकती है। और रही बात यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की, तो उनके बीएसपी का तो खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। इस सर्वे में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है। वैसे एक बात और आपको बता दें, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीएसपी की हालत कुछ अच्छी नहीं रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस सर्वे में एक बार फिर बीएसपी को जहां जबरदस्त झटका लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव 26 विपक्षी दलों वाले गठबंधन में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी यूपी में कोई खास कमाल करती नहीं दिख रही। और अगर साल 2024 के चुनाव में नतीजे भी सर्वे के मुताबिक ही आए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी के बाद जब से योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, यूपी में सपा बसपा जैसी पार्टियों की हालत खराब होती जा रही है। सपा न तो विधानसभा चुनाव जीत पा रही है और न ही नगर निगम का चुनाव जीत पा रही है। इसलिए इस बार अखिलेश यादव 26 विपक्षी पार्टियों वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं और यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।